गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहें तो जीव विज्ञान के इस चैप्टर में जनन और पोषण तथा जंतु रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर का शुक्राणु कोशिका मादा के अंडे या अंडाणु के साथ मिलकर युग्मज बनाता है जो अंततः एक नए जीव में विकसित होता है। इस संदर्भ में मानव अंडे का निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि फैलोपियन ट्यूब महिला प्रजनन प्रणाली में संकीर्ण नालिकाएं हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। वे शुक्राणु द्वारा अंडे के निषेचन के लिए विशिष्ट स्थान है। फैलोपियन ट्यूब निषेचित अंडे को आरोपण के लिए गर्भाशय तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगला फैक्ट है कि प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय फैलोपियन ट्यूब में अंडा छोड़ता है ना। फिर है कि फिम्ब्रिया अंडे को ट्यूब में ले जाने में मदद करता है। अब कहता है कि कौन सा ऐसा अंग है जो कि अंडे को ट्यूब में ले जाने में मदद करता है, तो वो उत्तर होगा फिम्ब्रिया। अब एक और फैक्ट बन के आ रहा है कि एम्पुला आमतौर पर वह स्थान होता है जहां शुक्राणु अंडे से मिलता है। अगर पूछ दे शुक्राणु अंडे से कहाँ मिलता है तो उसका उत्तर होगा एम्पुला। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सी संरचना शुक्राणु कोशिकाओं को संग्रहित और परिपक्व करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, या फिर एपिडिडिमिस। एक्सप्लेनेशन को देखें तो एपिडिडिमिस पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शुक्राणु कोशिकाओं के भंडारण, परिपक्वता और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं और कार्य इस प्रकार है। अधिवृषण या कि फिर एपिडिडिमिस एक लंबी कुंडलित नली होती है जो प्रत्येक अंडकोश के पीछे स्थित होती है। शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण या फिर एपिडिडिमिस से गुजरते समय परिपक्व हो जाती है तथा उसमें गतिशीलता और अंडे को निषेचित करने की क्षमता आ जाती है। अगला प्रश्न है कि पित्तपिंड या फिर कॉर्पस लूटियम अंडोत्सर्ग अंग्रेजी में ओव्यूलेशन के बाद बनने वाली एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है। मासिक धर्म चक्र में पित्तपिंड का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा कि प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन। एक्सप्लेनेशन है कि मासिक धर्म चक्र में इसका प्राथमिक कार्य प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन और श्रवण कार्य करना है जो निषेचित अंडे के संभावित आरोपण के लिए गर्भाशय की परत या फिर एंडोमेट्रियम को तैयार करने में मदद करता है। इसके प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, है ना। इसे आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना शुक्राणु को वृषण के मूत्र मार्ग तक ले जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा वास डेफरेंस, है ना। इसे वास डिफरेंसिया भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो वास डिफरेंस, जिसे डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। वास डिफरेंस एक लंबी मांसपेशीय वाली नली होती है जो स्खलन के दौरान शुक्राणु को एपिडिडिमिस से मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। यह नसबंदी की प्रक्रिया में भी शामिल होती है जहां शुक्राणु के मार्ग को रोकने के लिए इसे शल्य चिकित्सा द्वारा बाधित किया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछ दे कि शल्य चिकित्सा द्वारा किसे बांधा जाता है तो उत्तर होगा वास डिफरेंस को। इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि शुक्रवाहिका के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं कि यह एक मांसपेशीय नली होती है जो लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है ना। इसके अलावा है स्खलन के दौरान शुक्रवाहिका की दीवारों में चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जिससे शुक्राणु एपिडिडिमिस से नली के माध्यम से स्खलन नलिकाओं में चला जाता है। वहां से शुक्राणु मूत्र मार्ग में चला जाता है जहां यह वीर्य बनाने के लिए वीर्य द्रव्य के साथ मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि एक तरल पदार्थ उत्पादन करती है या उत्पन्न करती है जो शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर ए होगा लाभदायक पुटिका यानी कि सेमिनल वेसिकल्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, 1 और 4 है ना। पहला है हाइपोथैलेमस और चौथा है पिट्यूटरी, है ना। एक्सप्लेनेशन में है कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि GnRH यानी गोनेड्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे हार्मोनों का स्राव करके मासिक धर्म चक्र के नियमन में योगदान करते हैं जो अंडाशय को उत्तेजित करते हैं और चक्र की घटनाओं को समन्वित करते हैं। एक्सप्लेनेशन में और कुछ दिया गया है, इसे तो आप पॉज करके देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को गलत माना गया है कि प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 मीटर होती है। ये गलत है ना, मूल रूप से गलत है। बाकी बात, निचले पेट के प्रत्येक तरफ एक जोड़ी अंडाशय होती है, ये मूल रूप से सही है। महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा नामक एक संकीर्ण नली के माध्यम से योनि में खुलता है, ये सही है। फेलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी या फिर ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी और ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी क्या है, ए, सी और डी मूल रूप से सही है। बी गलत है। बी गलत क्यों है, तो इसकी चर्चा करते हैं कि अंडाशय महिलाओं में आवश्यक प्रजनन अंग है जो अंडे यानी कि ओवा का उत्पादन करते हैं और मासिक धर्म चक्र के नियमन और गर्भावस्था को रखरखाव के लिए आवश्यक हार्मोन का स्राव करते हैं। अंडाशय के 2 प्रमुख पहलू हैं। अंडाशय 2 बादाम के आकार की ग्रंथियां हैं, इनमें प्रत्येक की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर क्या कहा गया था कि मीटर होती है, मीटर नहीं होती है, सेंटीमीटर होती है। इस कारण से ऑप्शन बी गलत था। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करते हैं और यहाँ पे हमें गलत कथन को बताना है। तो यहाँ पर गलत कथन 2 और 3 है, जिसमें 2 को कहा गया है जब 2 जीवों के समूह में एक अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर होता है तो उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। दूसरा है जब कोई प्राणी अपने आसपास मौजूद सरल कार्बनिक पदार्थों और घुले हुए लवणों के अवशोषण के माध्यम से अपनी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है तो इसे परिजीवी पोषण कहा जाता है ना। ये दोनों का है क्या है, गलत है। जबकि पहला ऑप्शन सही है, जब भोजन पर्यावरण के ठोस या तरल रूप में शरीर में ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजोइक पोषण कहा जाता है ना। ये मूल रूप में ये सही है। अब 2 और 3 गलत क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जब भोजन पर्यावरण के ठोस या तरल रूप में शरीर में ग्रहण किया जाता है तो इसे होलोजोइक पोषण कहते हैं, है ना। उदाहरण अमीबा है, मेढक है, मनुष्य है इत्यादि। इसलिए कथन 1 सही है। होलोजोइक पोषण निम्न प्रकार के होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं और मैला ढोने वाले भी होते हैं। दूसरा है कि जब 2 जीवों के समूह में से एक अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर होता है तो इसे परजीवी कहते हैं, है ना। जब दूसरे पर डिपेंडेंट होगा आश्रय के लिए साथ ही साथ भोजन के लिए तो इसे परजीवी कहेंगे। अगला फैक्ट है कि 2 जीव दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, जो जीव दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जो जीव दूसरे से भोजन उपलब्ध कराते हैं उसे मेजबान कहते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी है, फिर दाद परजीवी है, इस तरह के उदाहरण आते हैं। अगला फैक्ट है कि जब कोई जानवर अपने आसपास मौजूद सरल कार्बनिक पदार्थों और घुले हुए लवणों के अवशोषण के माध्यम से अपनी पोषक आवश्यकता को पूरा करता है तो इसे सप्रोजोइक पोषण कहते हैं, है ना। कैसे पोषण कहलाएगा, ये सप्रोजोइक पोषण कहलाएगा, जिसमें कि उदाहरण है मकड़ी है, घरेलू मक्खी है ना। अगला प्रश्न है कि विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो सामान्य चयापचय, स्वास्थ्य और विकास के लिए आहार में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन का 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, अर्थात वसा और पानी में घुलनशील विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन से वसा में घुलनशील विटामिन हैं? तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर पहचानना है। तो कहा गया है कि 1, 3 और 4 जो है वो क्या है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। 1 में है विटामिन ए, फिर 3 में है विटामिन ई और 4 में है विटामिन के। ये सभी है वसा में घुलनशील विटामिन। एक्सप्लेनेशन को देखें तो विटामिन शब्द का प्रयोग कैसिमिर फंक द्वारा 1911 में किया गया था। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसकी आहार में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिन आहार से प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार में सभी विटामिन उचित मात्रा में होते हैं। कुछ विटामिन ऊतकों में संश्लेषित होते हैं अथवा आंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। विटामिन 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि बताया गया था कि वसा में घुलनशील विटामिन जिसमें से ए है, बी है, ई है और के है ना। ये सभी वसा में मिलने वाले घुलनशील विटामिन हैं। फिर है जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये हैं जल में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न है कि इस विटामिन का दूसरा नाम एस्कर्बिक एसिड है। इस विटामिन के स्रोत खट्टे फल, टमाटर, मिर्च, पत्तेदार हरी सब्जियां में होती है। यह कोलेजन निर्माण में भूमिका निभाता है और हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में सूजन और सामान्य सर्दी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। तो ऊपर बताए गए विटामिन की पहचान करें, तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन सी
को क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल नाम यही है। मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। अगला फैक्ट है, यह कोलेजन नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। पूछ देगा कौन सा विटामिन कोलेजन प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसलिए कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन को छोड़ना नहीं है, एक्सप्लेनेशन से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो त्वचा, रक्तवाहिकाओं, हड्डियों और उपस्थिति के रखरखाव में मदद करता है। अगला है, यह पौधे आधारित खाद्य पदार्थों से लौह के अवशोषण में सहायता करता है। फिर है, यह प्रतीक्षा प्रणाली का समर्थन करता है और घाव भरने में मदद करता है। इसके स्रोत है खट्टे फल जैसे कि संतरे, नींबू, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद, शिमला मिर्च, ब्रोकली, है ना, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, पालक और टमाटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज शरीर में उनकी कमी के प्रभावों को सही ढंग से मेल खाते हैं। तो हमें यहाँ पे कोड के माध्यम से सही उत्तर चूज करना है, जिसमें कि ऑप्शन बी को सही बताया गया है कि 2, 3 और 4 जो है वो सही है। 2 में है फ्लोरीन, जो है दांतों की कमजोरी से जुड़ा हुआ। तीसरा है आयोडीन, यह है गंडमाला या ग्वाइटर। चौथा है सोडियम, ये निम्न रक्तचाप, है ना। ये सभी क्या है, तो शरीर में इनकी कमी के प्रभाव को दर्शाता है। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जिंक की कमी से विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसे भी याद रखना है। लोहे की कमी शरीर में बहुत कम स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं या फिर एनीमिया जिसे कहते हैं का सामान्य कारण है। फिर है कि फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं, और फ्लोरीन से ही कमी से क्या होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं। अगला फैक्ट है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। फिर है कि सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप, भूख ना लगना और मांसपेशियों में ऐंठन होता है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, मांसपेशियों में कमजोरी, है ना, पक्षाघात का खतरा बना रहता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बिल्कुल विचार करेंगे। इसमें से हमें सही विकल्प का या फिर उचित विकल्प का चयन करना है, जिसमें से ऑप्शन सी को सही माना गया है कि उपयुक्त कथनों में सभी कथन सही हैं। कहता है कि एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, जो सही है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। एंजाइम जैविक सिस्टम या फिर लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज या फिर कैटालाइज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। फिर है कि जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करता है। पूछ दे कि कौन से एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो उत्तर होगा जाइमेज। एक्सप्लेनेशन को देखें तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमोनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूसरा है कि सुक्रोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की मिठास आती है। रेनिन वह एंजाइम है जो दूध को प्रोटीन को पचाता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर 2 कथन को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन है ना। इस प्रकार से कथन 1 सही था। लैक्टोजन के कारण दूध में हल्की मिठास होती है। लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है, यह डाइसेकेराइड चीनी है ना। अगला है रेनिन एक एंजाइम है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है। यह दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पेराइकेटसीनेट में परिवर्तित करता है, जो दूध को दही के रूप में जमा देता है। यह पाचक एंजाइम शिशुओं को जठर रस में मौजूद होता है, लेकिन यह वयस्कों में जठर रस में अनुपस्थित होता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है, जो संग्रहित पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा जारी प्राथमिक हार्मोन है, जो संग्रहित पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। हृदय गति को बढ़ाकर तनाव का जवाब देता है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, सेक्स ड्राइव को नियंत्रित करता है इत्यादि इसका लक्षण है। अतः विकल्प भी सही है। मेलाटोनिन क्या है, तो यह एक हार्मोन है जो आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। यह आपकी नींद के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करता है। पूछते नींद की पैटर्न को नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो उत्तर होगा मेलाटोनिन। फिर है पीनियल ग्रंथि द्वारा ये क्या होता है, स्रावित होता है। एड्रेनलाइन तनाव के जवाब
में अधिवृक्क ग्रंथियों के भीतर उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन है जो हृदय गति को बढ़ाता है, हृदय के संकुचन और कार्डियक आउटपुट के बल को मजबूत करता है और रक्तचाप को बढ़ाता है। एड्रेनालाइन सामान्य रूप से दोनों अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और मेंडुला ओब्लंगाटा में न्यूरॉन की एक छोटी संख्या द्वारा नियंत्रित होता है या निर्मित होता है। थायराइड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह नियंत्रित करता है कि आपका शरीर कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। इसे पॉज करके एक बार अवश्य पढ़ लें और दोबारा सुन लें। अगला प्रश्न है कि हार्मोन और उसकी उत्पादक ग्रंथियों को निम्नलिखित सूची पर विचार करें। इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन ए को सही माना गया है, जिसमें एक और दो को सही कहा गया है, जैसे थायरोक्सिन थायराइड, वृद्धि हार्मोन के लिए पिट्यूटरी, है ना। तीसरा और चौथा जो है एड्रेनालिन अग्नाशय और इंसुलिन अधिवृक्क, ये दोनों गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो कुछ ग्रंथियां तथा उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन थायराइड से थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएच कहते हैं, अग्नाशय से इंसुलिन का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया जो है जिसमें गड़बड़ हो जाता है उसे डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं। उसे टेबलेट के रूप में इंसुलिन लेना पड़ता है या फिर इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन लेना पड़ता है। अगला है अधिवृक्क, जिसे अधिवृक्क अथवा युग्म 1 और 2 सही सुमेलित हैं। पूछ दे कि पैराथायराइड ग्रंथियों से क्या चीज़ का श्रवण होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन का श्रवण होता है जो कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का चयापचय मानव में थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा फाइबर। बाकी बात कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो फाइबर अगर पूछ दे ये कहाँ पाया जाता है? तो फाइबर पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत में रहता है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी को बोला गया है, जिसमें कि 4 है ना कैल्सीफेरोल और 5वां जो है फाइलोक्विनोन ए, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी थाइमिन B1 को थाइमिन कहते हैं, ये सही है। बायोटीन B7 को कहते हैं, कोबालामीन B12 को कहते हैं, है ना। अब चौथा और 5वां गलत क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे जैसा दिया गया है वसा में घुलनशील विटामिन A, B, E और K है और पानी में घुलनशील विटामिन B और C है, इसे ध्यान रखना है। अगला है कि थाइमिन है विटामिन B1 का नाम, बायोटीन है विटामिन B7 का नाम, कोवालीन है विटामिन B12 का नाम, कैल्सीफेरोल है विटामिन D का नाम, टोकोपेरोल है विटामिन E का नाम, रेटिनॉल है विटामिन A का नाम और फाइलोक्विनोन है विटामिन K का नाम। तो इस प्रकार से ये नाम अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसे आप पॉज करके एक बार 2 बार अवश्य देख लें। ये अति महत्वपूर्ण नॉमेनक्लेचर है विटामिन का। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही सूचियों में दिए गए कोड का सही उत्तर दें। तो यहाँ पर सही उत्तर बोला गया है ऑप्शन सी, जिसमें क्या ए का जो संबंध दर्शाया गया है, जब क्रोध, भय और खतरा उत्पन्न होता है तो एड्रेनालाइन उत्पन्न होता है शरीर में। फिर है कि एस्ट्रोजन का उत्पन्न कब होता है? तो इसका मादा से ये जोड़ा गया है। फिर है इंसुलिन कहाँ बनता है? तो ये या कैसे बनता है? तो ये ग्लूकोज से बनता है, ये बताया गया है। फिर है फेरोमोन्स, ये क्या है? तो गंध की अनुभूति से पार्टनर को आकर्षित करता है, ये फेरोमोन्स के कारण है। कि विचार करें कि कौन से कथन सत्य है। बिल्कुल विचार करेंगे। यहाँ पर कूट है, कूट के द्वारा हमें सही उत्तर को चूज करना है। तो यहाँ पर 1, 3, 4, 5 को सही माना गया है कि विटामिन का आविष्कारक कौन थे? तो सर F.G. हॉपकिंस थे, है ना। अगला है कि वसा उत्तक में संग्रहित होता है। कहाँ होता है वसा? तो उत्तक में होता है। फिर है कि प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर्स होता है, ये एक बीमारी है। अगला है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन मौजूद होता है, ये सभी सही है। ऑप्शन 2 जो है विटामिन ई पानी में घुलनशील है, ये गलत है। विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है, यहाँ पर दर्शाया गया है विटामिन ई वसा में घुलनशील है, पानी में घुलनशील नहीं। अब अगला है कि प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर होता है ना। ये क्या है? तो ये एक कुपोषण का रूप है। प्रोटीन में नाइट्रोजन मौजूद है, ये सही है। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं प्रोटीन? तो याद रखें अमीनो एसिड से बने होते हैं और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी तक जो महत्वपूर्ण लगभग 19 प्रश्नों को, साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो प्रश्न है उसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो एक
लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।